हेलो बच्चों, आज हम एक नया फ्रेश आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं जिसका टाइटल है इलेक्ट्रिक फील्ड का वीडियो नंबर 3। और डिस्क्रिप्शन में लिख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालना है। क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल्स आपने निकालना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड डाइपोल भी आएगा और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होगी ड्यू टू एन डाइपोल भी, ये भी आपका बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला। तो बच्चों तैयार रहिए ध्यान से। सबसे पहले तो हम आपको समझाना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो डाइपोल जो होता है ये इट इज एन अरेंजमेंट या ऑफ टू चार्जेस टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, equal and opposite sign charges have some distance is called electric dipole। हाँ बेटा, एक ऐसा अरेंजमेंट जहाँ पर दो इक्वल और आपके अपोजिट साइन चार्ज है, यानी कि एक पर, या फिर आप कह सकते हैं इट कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय द सम डिस्टेंस। यानी कि मान लो एक पर प्लस क्यू चार्ज है और एक पर माइनस क्यू चार्ज है, दो चार्जेस है इन, और इनके बीच में कुछ दूरी है। मान लो इस दूरी को मैं ले लेता हूं, मान लो 2a, तो और ये मान लो इसका सेंटर है। तो इस अरेंजमेंट को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। बच्चों ध्यान करना, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है कि एक ऐसा अरेंजमेंट जहां पर दो चार्जेज हो इक्वल और अपोजिट, एक पर प्लस साइन और एक पर माइनस साइन। इक्वल तो है, साथ साथ मैग्नीट्यूड तो इक्वल ही है, लेकिन साइन दोनों का अपोजिट है, ठीक है। तो और उनके बीच में कुछ दूरी है, उस अरेंजमेंट को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। जैसे ये ऐसे एटम दो प्रकार के होते हैं बेटा। ऐसे एक को बोलेंगे अपन पोलर एटम और एक को बोलते हैं नॉन पोलर एटम। जैसे पोलर एटम जो होता है ना, ऐसा अरेंजमेंट जहां पर चार्जेस क्या हो, पॉजिटिव चार्ज जो है नेगेटिव चार्ज के साथ कोइंसाइड ना करे और यहाँ पर कोइंसाइड कर जाए, यानी कि यहाँ पर मिल जाए, गैप ना हो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में, और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर गैप हो और यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में गैप ना हो, ठीक है। तो इसको बोलेंगे पोलर। पोलर जो होता है ना, उसी के अंदर डाइपोल होता है। और ये जैसे कि मान लो H2O ले लिया आपने, तो ऑक्सीजन जो है एक, आपने हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन ले लिए, ये ऑक्सीजन ले लिया, तो इनके जो बीच में कुछ एंगल भी है और ये डाइपोल लेंथ भी है। हाँ बेटा, तो ये दो डाइपोल बनेंगे, तो इसमें ध्यान कर लेना। एक ऐसा अरेंजमेंट जहां पर इक्वल और अपोजिट चार्ज हो और उनके बीच में कुछ दूरी हो, तो आप उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इलेक्ट्रिक डाइपोल पर नेट चार्ज जीरो होता है, और हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी। ध्यान करना भैया, नेट चार्ज तो जीरो होगा इस सिस्टम में, प्लस क्यू माइनस क्यू जीरो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो, वो डिपेंड करता है किस पोजीशन पर क्या रहेगा। तो आज हम इसका कंसेप्ट यही निकालेंगे। तो इसमें एक पॉइंट और ध्यान करना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जो इसका सिंबल रहेगा P और वेक्टर के साथ लगा रहा हूं मैं, इसका वेक्टर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ध्यान से देखो बेटा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ either charge and distance between, या इसको बोलते हैं डाइपोल लेंथ भी बोलते हैं, एंड डाइपोल लेंथ। डाइपोल लेंथ यहाँ पर क्या होगी बेटा 2a, इस लेंथ को हम बोलेंगे डाइपोल लेंथ। तो याद करना बेटा, डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डाइपोल लेंथ। डाइपोल लेंथ और चार्ज कोई सा भी ले लो एक का, उन दोनों का जो गुणा है, प्रोडक्ट है, वो हमारा कहलाएगा डाइपोल मोमेंट। और ये आएगा फॉर्मूला 2a/q, ठीक है भाई, 2a/q रहेगा। अच्छा, इसकी SI यूनिट जो रहेगी K फॉर C की, क्या की होती कूलम और इसकी होती मीटर, तो SI यूनिट रहेगी कूलम मीटर, और यह एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। और बाई कन्वेंशनली बोलेंगे अपन, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो रहेगी नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज,
जस्ट अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ये याद रखना नेगेटिव से पॉजिटिव। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान करना। तो डाइपोल समझ में आ गया। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें इक्वल और अपोजिट चार्ज हो, उनके बीच में कुछ दूरी हो, उस अरेंजमेंट को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे। उसके बाद आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक डाइपोल और दोनों चार्जों के बीच की दूरी को हम डाइपोल लेंथ कहेंगे। और ये डाइपोल लेंथ आपको बताता हूँ, कभी सोचो 5 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, 2 मीटर है ना, ऐसे नहीं है। ये बिल्कुल स्मॉल डिस्टेंस है, ज्यादातर नैनो में, माइक्रो में, है ना, पिको में 10⁻⁹ मीटर, 10 बिल्कुल बिल्कुल स्मॉल होती है बेटा। और आइडियल के लिए तो बहुत दूरी कम होती है, जितना आइडियल बनाएंगे उतनी ही दूरी कम रहेगी। ये आपको जूम करके दिखाया गया है, एक्चुअल में बिल्कुल कम दूरी है ये। ओके, अभी यार अपन ने वो बनाया था अभी वाटर का जो अपन डायग्राम बनाया था, उसमें भी तो दिखाई थोड़ी देते हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल्स कितनी कितनी दूरी पर है, बहुत कम दूरी पर है, 10⁻⁹ मीटर के पास। तो उसको हम नेकड आई से देख नहीं पाएंगे, तो वैसे ही आपको जूम करके आपको दिखाया गया है, और यानी पूरा बड़ा करके। ठीक है, चलो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपको बताया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो मोमेंट होता है वो प्रोडक्ट होता है एक चार्ज कोई भी और डाइपोल लेंथ के गुणा के बराबर। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन जो होती है नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन होती है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2AQ और इसकी यूनिट रहेगी कूलम्ब मीटर। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब जो मैं समझाने वाला हूँ वो बड़ा इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ से टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट बन रहा है, तो देखिए। हाँ भाई, ये जो मैग्नेटिक में भी आएगा, मैग्नेटिक में और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। ठीक है, तो आप प्लीज इस पॉइंट को आप ध्यान से देखेंगे। तो कई डेरिवेशन है। तो एक पहले तो एक्सियल लाइन होता है, एक्सियल लाइन होता है जैसे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज दे दिया, तो इस लाइन को बोलेंगे एक्सियल लाइन, सेम लाइन में। और अगर इन दोनों के परपेंडिकुलर इसको डाल देंगे, इसको डाइपोल के, तो इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोलते हैं और इक्विटोरियल लाइन भी बोलते हैं इसको। ये पॉइंट ध्यान रखने हमने, परपेंडिकुलर अगर डाइपोल पे डालते हो तो उसको बोलते हैं इक्विटोरियल लाइन, और सेम लाइन को बोलते हैं एक्सियल लाइन। और ऐसे ही कोई पॉइंट ऐसे ले ले यहाँ पर, तो इसको बोलेंगे अपन एट एनी पॉइंट, ना वो इक्विटोरियल पर है ना वो एक्सियल पर है, उससे उसको बोलेंगे एट एनी पॉइंट। वो इक्विटोरियल पर एक्सियल पर हम निकाल भी सकते हैं एट एनी पॉइंट से। तो 3 डेरिवेशन बनाने वाला हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पर निकालूंगा, इक्विटोरियल पर निकालूंगा और एट एनी पॉइंट निकालूंगा। उसके बाद फिर हम टॉर्क करेंगे, आज टॉर्क तक ही पूरा करने का प्रयास है हमारा। तो देखिए बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से देखेंगे अच्छी तरह से। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक्सियल लाइन पर है, बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ब्लैक बोर्ड पर सभी का ध्यान रहे, अच्छा सा समझने की कोशिश करो। मुश्किल कुछ नहीं है आसान सा ही, बट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो जरा ध्यान से। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। तो पहले लीजिए एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस सेपरेटेड बाय द सम डिस्टेंस 2a। ये फॉर्मेलिटी लिखनी हो या suppose we have to calculate electric field intensity at point P at distance x या r ले लेता हूं r from the center of the dipole। ये जो मैं बोल रहा हूं इसको आपने लिखना है। देखो ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस separated by the some distance 2a। suppose we have to calculate electric field intensity at point P at distance r from the center of the डाइपोल। गॉट इट? अच्छा, आप ड्यू टू पॉइंट पॉजिटिव ड्यू टू चार्जेस की बात करें अपन, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और ये x दूरी पर है और ये मान लो प्लस क्यू है, तो इस पर फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, जल्दी बताओ। क्यू डिवाइड बाई 4πε/r²। नहीं बोलो बता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला होता है बेटा, एक कोई चार्ज है
और इस पर दूरी पर आपने पी पॉइंट पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी। इसका फॉर्मूला ये बनने वाला है। तो चलो तैयार करते हैं। मान लो इस पर माइनस क्यू है और यहाँ पर मान लो प्लस क्यू है। इस जगह का नाम मैं ए रखता हूँ, इसका जगह का नाम बी रखता हूँ। तो अब मैं स्टेप करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज की वजह से निकालना भैया, ध्यान से देखोगे, इस पॉइंट पर निकालना है। अच्छा ये नेगेटिव है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन किधर होगी? अरे टुवर्ड्स चार्ज। आपको बताया तो था नेगेटिव चार्ज होता है तो डायरेक्शन क्या होती है? अंदर की तरफ, और अगर पॉजिटिव होता है तो बाहर की तरफ। ये बातें याद रखनी है भैया। नेगेटिव चार्ज है तो अंदर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में बताया था अपनी बात, और पॉजिटिव चार्ज है तो ये डायरेक्शन बाहर की तरफ। तो इसका मतलब इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर आएगी? इधर की तरफ। तो वो निकालने जा रहा हूँ। E1 इज इक्वल टू क्यू चार्ज है डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन। अच्छा दूरी आपने ली थी, देखो पॉजिटिव चार्ज से पॉइंट पर x ली थी, तो इससे ये दूरी ये रहेगी। इसका मतलब है a और ये है p, तो दूरी क्या होगी? AP का स्क्वायर। तो ब्लैक बोर्ड पर सभी का ध्यान रहे। AP क्या रहेगा बच्चों? ये सेंटर है तो ऑब्वियस सी बात है दिस इज A। तो क्या मैं इसको A प्लस R लिख सकता हूं? AP को A प्लस R या R प्लस A का होल स्क्वायर। दिस इज 1। माइनस क्लियर का है क्योंकि ये माइनस का मैंने यूज कर लिया, क्योंकि डायरेक्शन दिखाना है। माइनस केवल डायरेक्शन दिखाता है। सिमिलरली हम ये काम करेंगे। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू, चलो, पॉजिटिव चार्ज। देखिए हाँ बेटे, पॉजिटिव चार्ज पर इसकी वजह से इस पॉइंट पर तो डायरेक्शन किधर आएगी? पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ, यानी कि E2। यस गाइस, E2 इज इक्वल टू, हेल्प मी, Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन। अब इस पॉजिटिव चार्ज की P पॉइंट से दूरी कितनी होगी? आपको पता है ये A है और ये R है। ये A है और ये R है, तो ये निकालनी ये है। तो R में से A घटा देंगे तो ये नहीं बच जाएगा। वैसे भी इसको मैं बोलता हूँ BP का स्क्वायर। पहले तो एक काम करो, Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन। अरे BP हो गया ना दूरी, ये पॉइंट B और ये P, तो BP का स्क्वायर। अच्छा BP निकालना है तो क्या करोगे? OP में से OB घटा दो। OP का मतलब क्या होता है? R, और OB का मतलब है A, तो R माइनस A का होल स्क्वायर। दिस इज नंबर 2। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए जरा, अब क्लियरली दिखाई दे रहा है। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखो आप, इसमें R माइनस A का होल स्क्वायर, इसमें R प्लस A का स्क्वायर, बाकी सारी चीजें मैच कर रही है। तो इसका मतलब ये वैल्यू कम है और ये वैल्यू कम है तो ये ज्यादा है, और ये ज्यादा है तो ये कम है। तो क्लियरली आपको क्या पता चला? इक्वेशन ऑफ E2 इज ग्रेटर देन टू E1। क्लियरली पता चल गया कि E2 की वैल्यू है E1 से बड़ी है, और डायरेक्शन अपोजिट है भैया। इसका मतलब ये इधर है, 10 कदम मैं यूं गया, 6 कदम मैं यूं गया, तो 4 कदम इधर आ गया ना आंसर। तो इसका मतलब क्लियरली आपको पता चल गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या निकलेगी? नेट E2 माइनस का E1। बोलिए। अरे भाई ये बड़ा है, बड़े में से छोटा है तो घटेगा, और डायरेक्शन किधर आएगी? इधर ही आएगी। तो चलिए स्टार्ट करता हूं मैं। E नेट, E2 की वैल्यू रखता हूं मैं और E1 की वैल्यू रखता हूं। दोनों में मेरे को एक कॉमन चीज दिखाई दे रही है, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन। क्या Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन। तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन मैंने ले लिया कॉमन, अंदर बच गया 1 माइन, यहाँ पर बच गया 1 बाई R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस का 1 R प्लस A का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करो बेटा। E नेट जो रहेगा Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर की पावर 2। अरे A माइनस बी, A प्लस बी, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा इधर ही आ जाएगा, तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR माइनस माइनस खोलेंगे तो ये इधर जाएगा, और खोलेंगे तो सीधा सीधा मैं लिख रहा हूँ। वैसे तो बनना चाहिए था R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AR, लेकिन माइनस का सीन है तो बार बार चेंज कर रहा हूँ सीधा सीधा माइनस और ये प्लस 2AR।
दो चीज कटती है काट दो, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर। तो ई नेट की वैल्यू आ जाएगी हमारी क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 2 ए आर 4 ए आर, और नीचे बच गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 2। हाँ भाई यहां तक देखिए। अभी आपको मैंने एक बात बताई थी, पीछे डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता था हमारा 2a/q। तो बच्चों क्या मैं इस 4 को 2 × 2 लिख सकता हूँ? कोई दिक्कत थोड़ी है। अरे 4 को 2 × 2 लिख दिया मैंने। क्यों लिख दिया? क्योंकि आपको पता है 2a/q किसके बराबर हो जाएगा? p के बराबर। क्योंकि आपने देखो कॉन्सेप्ट क्या है, ड्यू टू डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, तो डाइपोल का प्रभाव होना चाहिए। गॉट इट? तो यहां से देखेंगे ई नेट की वैल्यू जो निकलने वाली है, यस 2, ये हो गया p और ये हो गया r डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की पावर 2। दिस इज योर डेरिवेशंस। ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है? यहां तक समझ में आया। उसके बाद ये कैलकुलेशन ही किया है, फिर एक फॉर्मूला आपने अप्लाई किया है, 2a/q की जगह p रखा गया है। तो ये पॉइंट तो याद ही रखना है, लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। वो देखो, आपको मैं एक बढ़िया बात बताता हूं कि हाँ ठीक है, ये फॉर्मूला हर जगह ये एप्लीकेबल है, परंतु वो इतना बड़ा फॉर्मूला हम कई बार इसको जो r की वैल्यू होती है हमारी, वो बहुत 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 बड़ी है a से। ए डाइपोल लेंथ होती है मोस्टली केस में। तो अगर r दे दिया 5 सेंटीमीटर और a दे दिया 2 सेंटीमीटर, तब मत काट देना भाई, तब नहीं आएगा। तब मान लो r दे दिया आपको 10 सेंटीमीटर और a दे दिया 10 की पावर -7 सेंटीमीटर मान लो, तब इसको आप काट देगा। अरे भाई एक वैल्यू बड़ी होगी एक छोटी होगी, और जब आपको बताया था एक बड़ी वैल्यू और एक छोटी वैल्यू है, तो छोटी वैल्यू को इग्नोर कर दिया जाता है। बोला बेटा अगर मेरे पास 50 करोड़ रुपये है और मैंने 5 रुपये खर्च कर दिए तो कुछ फर्क ना पड़े। गॉट इट? क्या फर्क पड़ेगा? कुछ वैल्यू का अंतर ही नहीं आ रहा है इतना ज्यादा। चलो, तो अब मैं ये कह रहा हूं, तो ए स्क्वायर को अगर हम बात करें आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की बात करें, तो ये टेंस टू लगभग आर स्क्वायर ही हो जाएगा। क्यों? ए स्क्वायर को हमने 0 मान लिया। तो ई नेट की वैल्यू आ जाएगी 2pr डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन, इसको 0 मान लिया, तो आर स्क्वायर की पावर 2, ये तो 0 हो गया, तो आर की पावर 4, आर की पावर 4, और एक आर से एक आर को यहाँ कैंसिल कर देंगे तो 3 बच जाएगा। यहाँ पर बच जाएगा ई नेट इज इक्वल टू, यस गाइस, 2p डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर क्यूब। समझ में आई बात? ये इसका फाइनल, हालांकि दोनों फॉर्मूले ठीक है, कभी सबसे इम्पोर्टेंट सही फॉर्मूला तो यही है परफेक्टो, बट मोस्टली केस में यही होता है 90-95% में। 10% 5% में ऐसा होता है, अगर ये दोनों चीज सेंटीमीटर में या दोनों एक ही ऑर्डर में दे दी जाए वैल्यू, तो तब उस केस में आप ए को 0 नहीं मान सकते। 0 तब मानना जब एक वैल्यू बहुत बड़ी और एक वैल्यू बहुत छोटी है। तो ये आपका डेरिवेशन आना चाहिए। हालांकि इसमें हमने ये तो मैग्नीट्यूड निकाला है, डायरेक्शन निकालनी है, तो कैसे निकलती है? इलेक्ट्रिक फील्ड किधर निकली? नेट E2 इधर, और ये है डाइपोल इधर, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, अरे पी की डायरेक्शन ये है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो रहेगी इसके टुवर्ड्स राइट रहेगी। क्या रहेगी बेटा? टुवर्ड्स राइट। एक दो न्यूमेरिकल में आपको समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड नेक्स्ट देखो डेरिवेशन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इक्वेटोरियल का मतलब क्या होता है? देखो ध्यान से, वही बात, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। माइनस माइनस क्यों ले लो, मान लो यहाँ पर प्लस क्यों है, ये पॉइंट ए ले लो, ये मान लो बी पॉइंट है, और ये मान लो इसका ओ सेंटर है, और इनके बीच की दूरी 2a। ये फॉर्मूला याद रखिए भैया, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज सेपरेटेड बाय द सम डिस्टेंस टू ए। Suppose we have to calculate electric field intensity at point P at distance r from the center of the dipole। ये देखो इस पॉइंट पर निकालना है। इक्वेटोरियल भी बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। देखो इसको
परपेंडिकुलर तो है डाइपोल के और बाइसेक्ट भी कर रहा है। दो बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर बराबर भागों में बांटना, ठीक है। तो पॉइंट याद रखना, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट भी बोल देते हैं, नॉर्मल भी बोल देते हैं इसको, घबराना मत, हर डेरिवेशन को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो समझ में दोबारा से देखो क्या आपने फॉर्मेलिटी की डिस्टर्बेंस होगी थी। कंसीडर इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस सेपरेटेड बाय द सम डिस्टेंस टू ए। सपोज वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। ये आपको लिखना पड़ेगा, जो मैंने बोला है तेजी से बोला है। तो अब देखो बेटा, मान लो ये ए दूरी है, ये ए दूरी है, आपको पता है 2a है, 2a रहेगा। तो इस पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इस पर इसकी वजह से निकलेगा और इस पर इसकी वजह से भी। तो मैं पहले नेगेटिव से निकाल रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। चलो देखो, माइनस क्यू चार्ज ले रहा हूं, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज ले रहा हूं। चलो करते हैं इसको, ये निकलेगा यहाँ, इस लाइन में ज्वाइनिंग होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर होगी बच्चों, जल्दी बताओ। E1 ऐसे, बताइए क्यों? क्योंकि यार इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगी डायरेक्शन, नेगेटिव चार्ज की तरफ। है पॉजिटिव हो तो बाहर की तरफ आता है, यस या नो। तो ये पॉइंट याद रखना चाहिए। और मान लो इस एंगल को मान लेता हूं मैं थीटा है, ऐसे ही। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने जा रहा हूं, मान लो इसको E1 बोल देता हूं। तो E1 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, यस Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन, और यह दूरी AP का स्क्वायर। क्या मैं AP को निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा। AP का स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूस बेस और ये परपेंडिकुलर, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। तो AP का स्क्वायर बन गया हमारा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ऐसे ही अगर मैं BP भी निकालना चाहता हूं तो ये BP का स्क्वायर भी यही आएगा। देखो ध्यान से, BP का सॉरी, ये A है, ये R है, तो फिर पाइथागोरस थ्योरम, ये परपेंडिकुलर है। तो ये तो पता ही होगा पाइथागोरस थ्योरम सभी बच्चों को। चलिए अब मैं AP को निकालने जा रहा हूं, तो AP की वैल्यू रखने वाला हूं Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन। यस बच्चों, AP की जगह मैं लिख सकता हूं R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब कहानी में एक पॉइंट देखो, मान लो ये थीटा है और मान लो ये मैंने ले लिया y एक्सिस और ये ले लिया मैंने x एक्सिस ऐसे ही। तो जब ये थीटा है तो ये दो पैरेलल लाइन है, तो क्या मैं इस एंगल को थीटा कह दूं, कह देंगे। और जब ये E1 है तो E1 जिस तरफ थीटा है तो ये बन जाएगा E1 cos थीटा, और E1 है ये इसका परपेंडिकुलर, अरे इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा तो ये बन जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट E1 sin थीटा। अरे चूंकि E1 इज नॉट इन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन, इट इज इन इंक्लाइंड लाइन, तो इसके दो कंपोनेंट तो बनेंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर E1 हैज टू रेक्टेंगल कंपोनेंट। आपको बताया था ना रेक्टेंगल कंपोनेंट क्या होता है, ऐसे कंपोनेंट, ऐसे कोई बड़ा वेक्टर हो और वो दो या दो से अधिक वेक्टरों में टूट जाए और वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो आप उसको रेक्टेंगल कंपोनेंट कहेंगे। द सिंगल वेक्टर विच स्प्लिट इनटू टू और मोर वेक्टर्स एट राइट एंगल टू ईच अदर्स, देन वी से दे आर द रेक्टेंगल कंपोनेंट। गॉट इट? और जिस तरफ थीटा होता है तो वो उसका हॉरिजॉन्टल होता है और उसके परपेंडिकुलर डालेंगे तो उसको वर्टिकल कंपोनेंट बोलते हैं। ये आपने पढ़ा था 11th क्लास में। और तो इसका मतलब यहाँ पर रहेगा E1 cos थीटा, जो कि किधर रहेगा, डाइपोल की डायरेक्शन ये है, तो रहेगा एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। बोलो बच्चों, डाइपोल की डायरेक्शन यूं और E1 की यूं, तो ये इसके एंटी पैरेलल हो गया। अच्छा, E1 sin थीटा जो रहेगा वो क्या रहेगा, E1 sin थीटा ये रहा अंदर इनवर्ड परपेंडिकुलर रहेगा। चलो आगे देखो, सिमिलरली हम एक काम करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे एट पॉइंट P पर ड्यू टू क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज।
अरे इसकी वजह से निकालेंगे, प्लस क्यू चार्ज है बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर आएगी बाहर की तरफ, बोलिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ये नेगेटिव था तो ये अंदर आ गया, और इस पर क्या आएगा, ये पॉजिटिव है तो ये बाहर की तरफ ही तो जाएगा। तो E2 की वैल्यू आ जाएगी भाई क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन बीपी का स्क्वायर, दूरी तो बीपी ही है और बीपी की वैल्यू भी वही है, तो क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये वाला इक्वेशन नंबर 2 है। अच्छा, जब ये सारी चीजें सिमिलर है तो ये एंगल भी इसका सिमिलर ही बनेगा, तो थीटा है ये हमारा E2 आ गया बच्चों। तो ये थीटा है और ये दो पैरेलल लाइन, तो ये भी तो थीटा ही बनेगा, ठीक है। तो अब E2 के भी तो दो कंपोनेंट बनेंगे, ये ले इधर जिस तरफ थीटा है तो वो तो बन गया E2 cos थीटा, और इसका ये परपेंडिकुलर यानी कि ये ऊपर की आ गया E2 sin थीटा। समझ में आ रही होगी बात, थोड़ा सा मुश्किल पॉइंट तो नहीं लग रहा है। अरे भाई दो कंपोनेंट हो गए, ये थीटा है तो ये E2 का इधर E2 cos थीटा, और यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है E2 sin थीटा। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर भी E2 हैज आल्सो टू रेक्टेंगल कंपोनेंट, E2 cos थीटा जो रहेगा एंटी पैरेलल किसके, इलेक्ट्रिक डाइपोल के, और E2 sin थीटा जो रहेगा वो परपेंडिकुलर है लेकिन वो बाहर की तरफ है, बाहर, और ये डाउनवर्ड लिख देता हूँ इसको, सॉरी, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड नीचे की तरफ, और ये परपेंडिकुलर अपवर्ड, आउटवर्ड और इनवर्ड अच्छा नहीं लगेगा, वो तो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर वाला पॉइंट आएगा। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है E1 और E2 जो हमारा है वो बराबर है, E1 और E2 बराबर है। तो इसका मतलब एक बात देखो ध्यान से, E2 sin थीटा ऊपर E1 sin थीटा, ये तो E2 और E1 तो बराबर है, 10 कदम मैं यूं गया 10 कदम मैं यूं गया, तो जहां 10 कदम नीचे गया 10 कदम ऊपर गया, तो इसका मतलब नेट क्या हो गया, 0 के बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, वर्टिकल जो कंपोनेंट है वो इक्वल है, इक्वल एंड अपोजिट, सो क्या करेंगे, इट इज कैंसल्ड। बोलो बच्चों, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी, E1 cos थीटा E2 cos थीटा, तो ये दोनों ही दो ही तो आए इधर की तरफ, तो नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो आप जानते हो दोनों को जोड़ देंगे, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। और जबकि मैंने आपको बताया था E1 और E2 की वैल्यू तो बराबर है, देखो ध्यान से, फ्रॉम 1 एंड 2 देखोगे आप, फ्रॉम 1 एंड 2 E1 बराबर है E2, क्यों, देखो ना वैल्यू ये है और सेम वैल्यू यही है, तो इसका मतलब E1 को E2 लिख दो चाहे E2 को E1 लिख दो, इसको मैं E1 लिख देता हूँ, तो E1 cos थीटा E1 cos थीटा, तो क्या हो जाएगा E नेट 2E1 cos थीटा। तो यहाँ तक इसको एक बार पॉज करके आप उतार लेना, अभी देखना इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ, चलिए चलिए मिटा रहा हूँ मिटा। हाँ बेटे आगे देखोगे आप, तो E नेट जो निकालने वाला हूं मैं 2E1 और E2 दोनों बराबर था, तो ये E1 की तो मैंने वैल्यू मिटा दी थी, कोई बात नहीं, वो यहाँ पर रह गई हमारी, तो E1 की वैल्यू उठा रहा हूं मैं क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इनटू में cos थीटा। तो यहाँ तक समझ में आ गया सबको, कुछ नहीं किया मैंने, E1 की वैल्यू है क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये है cos थीटा का cos थीटा। तो यहाँ पर E नेट निकालने जा रहा हूँ 2q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू में थीटा थोड़ी गिवन है हमारे पास, थीटा की टर्म में नहीं निकालना, तो थीटा निकालो, इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखो जरा, POA को, राइट एंगल ट्राइंगल POA, ये देखो, तो क्या होता है cos थीटा, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो बेस ये है A, बेस बाय द हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज कितना होता है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ या अंडर रूट, भैया ये वैल्यू यही होगी ना, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, ये साइड
तो ये आया cos थीटा की वैल्यू, तो यहाँ पर रखता हूँ मैं a डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ या अंडर रूट की बात। क्योंकि आपने निकालना है डाइपोल की वजह से, तो आप डाइपोल का कंसेप्ट तो आना ही चाहिए। ये देखो 2a क्यू डाइपोल होता है, p इक्वल टू 2a क्यू, आप सभी जानते हो। तो ई नेट की वैल्यू आ गई हमारे पास, यस गाइस, p डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ पर देखो पावर 1 है और यहाँ पर आधी है, तो सेम अगर ये बेस है तो मल्टीप्लाई करते हुए पावर जुड़ जाती है, तो 1 और आधा 1.5 यानी कि 3/2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। दिस इज योर फाइनल डेरिवेशंस। इसमें आपको एक पॉइंट और देखो, इसमें एक पॉइंट और पॉज करके देखोगे तो आप सॉरी, इसमें आप ये गलो कि ए की वैल्यू मैंने पहले बताया था छोटा है मोस्टली केस में, तो आर की वैल्यू मान लो बहुत बहुत बड़ी है ए से, तो सीधी सी बात है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हम नियरली इक्वल टू आर स्क्वायर ले लेंगे, क्योंकि ए स्क्वायर को जीरो ट्रीट कर लिया जाएगा। अगर ऐसा हो तो, अगर दोनों एक ही ऑर्डर में है तब नहीं काटने देना, एक्चुअल फॉर्मूला बन गया यही, एक्चुअल फॉर्मूला यही है, बट फिर भी अगर ये कंडीशन आ जाए तो आप इसका प्रयोग कर लीजिए। अगर आर आपको दे दिया जाए मीटर में और ये दे दिया जाए मिली डेसीमीटर सेंट माइक्रोमीटर में, तो आप इसको जीरो मान लीजिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो ई नेट जो वैल्यू बनने वाली है, अगर ये कंडीशन हो, तो ये कंडीशन हो तब ये फॉर्मूला बनेगा p डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन, ये जीरो करेंगे तो आर स्क्वायर की पावर 3/2, आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो आर क्यूब बच जाएगा। ठीक है ना, तो आर क्यूब, दिस इज योर फॉर्मूला जब आर की वैल्यू बहुत बहुत बड़ी है ए से, डाइपोल लेंथ वाली पॉइंट से, अगर ये है तब। तो आपको दो पॉइंट समझ में आए, पिछला मैंने पढ़ाया था, और ये डायरेक्शन जो होगी वो किधर होगी, इलेक्ट्रिक डाइपोल की तो होती है पी इधर और ये आई इधर, तो ये क्या आ गया एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। मैग्नीट्यूड तो ये रहेगा, ये भी और ये भी, लेकिन डायरेक्शन जो रहेगी वो इलेक्ट्रिक डाइपोल के एंटी पैरेलल रहेगी। तो आपको पहले दो बातें समझाई, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव था, तो इस पॉइंट पर निकाला था अगर ये ए है और ये सॉरी ये आर है, तो ई की वैल्यू एक्सियल पर जो निकली थी हमारी 2p डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर क्यूब, और इस पर निकली है p बाई 4 पाई आर क्यूब। तो क्लियरली पता चल गया ई एक्सियल जो रहेगी ये वैल्यू आपको पता है ई इक्विटोरियल के बराबर है, तो 2 गुना ई इक्विटोरियल, यानी कि इस एक्सियल लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी अगर सेम दूरी पर है तो, और एज कंपेयर टू इक्विटोरियल लाइन, और वो भी कितनी गुना, 2 गुना। तो ये अगला पॉइंट देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो निकालना है एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अब हमने देखना है एट एनी पॉइंट, तो यहां से हम देखो चर्चा करते हैं बेटा, ये नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। मान लो यहाँ पर मैंने माइनस क्यू ले लिया और यहाँ पर ले लिया मैंने प्लस क्यू, और इन दोनों के बीच में दूरी जो ले ली मैंने वो डाइपोल लेंथ है 2a, और ये मान लो ओ सेंटर है। अब पहले हमने लिया था देखो इस लाइन पर एक्सियल पर, फिर मैंने लिया था ये इस लाइन पर। तो एक काम करते हैं हम, इस बार हम एक ऐसा जनरल केस बनाते हैं जो किसी पॉइंट पर अलग ले लेते हैं, और मैंने ये पॉइंट ले लिया इस बार ये, और इस पॉइंट का नाम रख देता हूं मैं के। क्यों पी क्यों रखा, क्योंकि पी का कंसेप्ट कंफ्यूज कर देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले फॉर्मेलिटी लिखता हूं। फॉर्मेलिटी ये है, कंसीडर इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज सेपरेटेड बाय द सम डिस्टेंस। सपोज वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी एट पॉइंट के सॉरी एट डिस्टेंस r from the center of dipole which makes some angle theta with the dipole। ठीक है, अच्छा अब देखो बेटा डाइपोल की डायरेक्शन है ये p। अब देखो इस पर जो कंपोनेंट इसके जो ये p है, तो इस p को इस लाइन में लेंगे तो ये क्या बनेगा, p cos थीटा, बोलो यार p cos थीटा, और इस पर परपेंडिकुलर जो बनेगा वो बन जाएगा हमारा p sin थीटा। अरे बोलो यार, p है, p का ये कंपोनेंट होगा p cos थीटा, और इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो क्या बनेगा, ये ऐसे डाल दो, जो ऐसे डाल दो, ये बन जाएगा आपका वर्टिकल कंपोनेंट p sin थीटा।
अच्छा, अब इसकी जरूरत नहीं है हमें, ये चाहे मिटा दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसके कंपोनेंट का प्रयोग कर लिया। अब हमें दो बातें समझ में आ रही है, ये तो बन गई, इसी लाइन में निकालना है तो हम बात करेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलेगी, मान लो E1 इधर इस P cos थीटा की वजह से, और इसके परपेंडिकुलर जाएंगे तो यानी कि ये बन गई हमारी E2 किसकी वजह से, P sin थीटा की वजह से। अब जब ऐसा बन जाए तो याद करो, जब दो वेक्टर की टेल टेल मिल जाए, अरे भाई ऐसे हो जाए, एक E1 हो जाए और एक E2 हो जाए, तो आप जानते हो +1 का काम याद होगा, तो ऐसा आप एक पैरेललोग्राम बनाते थे और उसका एक डायगोनल जो था वो रिजल्टेंट कहलाता था, और डायगोनल बराबर जो था वो था E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कोस, अगर थीटा इनके बीच में 90 डिग्री है तो 0 बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो यस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर जो निकलेगी वो क्या रहेगी बताओ। एक्सियल लाइन पर अभी आपने पढ़ा था 2p डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन r क्यूब, तो इसका नाम रखता हूं मैं k, इसको बोल देता हूं मैं l, ठीक है, इसको बोलता हूं मैं m। चलो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहेगी बताओ जल्दी, ये अलोंग kl। अब p नहीं है भैया, p नहीं है, p cos थीटा है, p की जगह कौन काम करेगा, p cos थीटा। एक्सियल लाइन में है तो फॉर्मूला ये अप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो यस गाइस, 2p cos थीटा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन r क्यूब। सिमिलरली अलोंग ये रहेगा kl के अलोंग। चलो, E2 क्या रहेगा जल्दी बताओ। अब ये इसके परपेंडिकुलर, इस लाइन की ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर तो ये बाइसेक्ट काम करेगा, तो बनेगा फॉर्मूला p डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन r क्यूब। लेकिन p नहीं है इस बार, p sin थीटा है, तो आप p sin थीटा लीजिए, ठीक है, अलोंग ये हो जाएगा km। अब दो वेक्टर हमें मिल गए, आसान सा टॉपिक था ये, ज्यादा मुश्किल नहीं था। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो आप क्या करोगे, ये मैं थोड़ा मिटा रहा हूं जाके, आप जगह कम लीजिए, तो आप एक काम करोगे, ऐसा कुछ डायगोनल बना लेंगे, पैरेललोग्राम बना लेंगे, और उसका रिजल्टेंट के एल है, इसको मैं एन लेता हूँ, तो के एन आपका रिजल्टेंट बनेगा ई नेट। तो ई नेट निकालना है तो क्या करोगे, यस, अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट E2 का स्क्वायर, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर लगाएंगे, पैरेललोग्राम लो वेक्टर एडिशन। अब कुछ नहीं है, ई नेट बराबर है, E1 की वैल्यू रखो भाई, E2 की वैल्यू रखो, और मैं काम करता हूँ, चलो अगला स्टेप ही कर लेंगे, एक काम कर ही लेते हैं, p बाई 4 पाई एप्सिलॉन r क्यूब कॉमन लेते हैं, p स्क्वायर स्क्वायर है ना, 4 पाई एप्सिलॉन r क्यूब, ये कॉमन ले लिया, अंदर बच गया हमारा, इसका स्क्वायर है तो 4 cos स्क्वायर थीटा, अरे भाई इसका स्क्वायर करेंगे तो बाकी तो स्क्वायर तो कॉमन ले लिया, ये रह गया साइन स्क्वायर थीटा। या अब ई नेट जो निकालने वाला है, ये अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बाहर आ जाएगा p डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन r क्यूब, और अंदर में हम लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा। बोलिए बेटा, अरे 4 कोस स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर प्लस कोस स्क्वायर थीटा आप सभी से जानते होंगे, तो वो होता है 1। तो नाउ द फॉर्मूला बिकम्स अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो इससे सारे फॉर्मूले आ जाएंगे, एक्सियल भी आ जाएगा। एक्सियल का मतलब क्या होगा बेटा, थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, अरे बोलो बेटा, इस पॉइंट को मैं इधर ले आऊंगा तो एंगल क्या हो जाएगा 0, और जब cos 0 क्या होता है 1, और 3 प्लस 1 4, 4 का अंडर रूट 2, तो ई आ जाएगा 2p डिवाइड बाई, अच्छा इक्वेटोरियल भी इसी से आ जाएगा, देखो तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90, और cos 90 क्या होता है 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, 1 प्लस 0 1, 1 का अंडर रूट 1, तो ये सीधा आ जाएगा ई इक्वेटोरियल e डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन r क्यूब। तो ये भी ध्यान रखना हमने। चलो इसमें एक पॉइंट और ध्यान करो, मान लो आपको डायरेक्शन निकालनी है, तो मान लो ये वैल्यू एंगल बोल दिया हमने अल्फा है, तो ये आपको पता है ये E1 है,
ये E2 है तो ये भी तो E2 हो जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो आप जानते हो कि एंगल निकालना है तो क्या निकालोगे, टेंजेंट अल्फा परपेंडिकुलर E2 डिवाइड बाई बेस, ये आ जाएगा। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू अभी तुमने बता दी, E2 की वैल्यू, यस, P बाई 4 पाई एप्सिलॉन क्यूब, P बाई 4 पाई कैंसिल हो रहा है तो ऊपर बचेगा केवल साइन थीटा। अच्छा, P बाई 4 पाई एप्सिलॉन क्यूब आप रखोगे यहाँ पर तो कट जाएगा, तो केवल बचेगा क्या, 2 cos थीटा। और टेंजेंट अल्फा जो बनने वाला है बच्चों, साइन बाई cos tan, 1/2 टेंजेंट थीटा। अगर अल्फा निकालना है तो टेंजेंट इनवर्स और ये एंगल में आ जाएगा सारा, 1/2 टेंजेंट थीटा। तो ये था एट एनी पॉइंट। मुश्किल नहीं था, एक बार इसको थोड़ा सा टफ लग रहा हो तो आप 2-3 बार इसको पॉज करके 2-3 बार वीडियो देखो, ट्राई करो, आ जाएगा समझ में। ओके, ऑल दी बेस्ट। कल हम टॉर्क करने वाले हैं, फिर इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तब तक बाय।